डीजल, किरोसिन, अलकतरा, ये सब बनता है, समझे। तो ये जीवाश्म ईंधन है। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन। कोयला लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे दब गए, जीव जंतु दब गए, ऑक्सीजन से उस सबको कोई भेंट नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद वो काला पत्थर यानी कोयला के रूप में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। वो खान को खोद करके निकाल कर जला दीजिएगा, फिर कोयला आ जाएगा क्या? उससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। अर्थात ये अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर 4 गो है। व्यक्तिगत संसाधन मतलब पर्सनल संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। निजी मतलब अपना, हम्मर बा तो हम्मर बा, ठीक ना। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। अब बताइए, निजी स्वामित्व के चलते तब मार हो जाता है। एक बीता जमीन ला, एक धुर जमीन ला कि ये मेरा है, ये निजी है, मेरा है। वो कहेगा ये मेरा है तो मेरा 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 हो जाता है, ठीक ना। जितना भी मार काट युद्ध हुआ ये सब किस लिए हुआ भैया? ये सब हुआ आपका संसाधन को हासिल करने के लिए हुआ। ये है सामुदायिक। सुन लो बस, सामुदायिक भवन मतलब वो कोनो खास आदमी के ने बा। सामुदायिक बा माने सब लोग जाके उनमें उठ बैठ सकता, सबनी के बारात तिलक टिक सकता है ना। अरे होला नु हो पंचायत में सामुदायिक भवन, ठीक ना। तो सामुदायिक मतलब कि सब होना के हक हमरो बा। ने कल रोडवा पर तू रोडवा छेक तेरा बाप के रोड ने तोरे बाप के, सबके है, मतलब सामुदायिक है, समझे। फील्ड देखिए, फील्ड ग्राउंड, ओहो में कहले कि तू काय खेलबे, हम काय नहीं खेलम, तोरे हो, मतलब कि वो में सबके है, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के सभी लिए सुलभ होता है। गांवों में चारण भूमि मतलब भैंसी गाय चरावे वाला, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। लेकिन हई देखो कितना सुंदर बा। हई देखे तरह हई एकर नाम बा मंदिर। मन जब तो अंदर चल जाई तो हो जाई मंदिर। आई मंदिर के सामुदायिक में यहाँ रखल बानू, लेकिन राजनीति में पढ़वा तो ये में भेदभाव होकले कि तू अछूत है, तू मंदिर में नहीं प्रवेश करेगा, ये वो तरह तरह के प्रवेश करेगा तो गंगा जल से धोआ जाएगा। तो लेकिन एकरा के हमनी के पढ़ेला देले बा कि सामुदायिक बा, लेकिन ओकरा में राजनीति में जाके देखी ले तो दूसरे बा। सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, सार्वजनिक पार्क को ले सब कोई जाके टहल वहल सकता, घूम सकता, योगा उगा कर सकता। पिकनिक स्थल, सब कोई जाके अपना पिकनिक मना सकता। खेल के मैदान, सब कोई खेल सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार एवं गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। भाई लोग तो कैसे न हुआ, चला आशा करता है जब अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा, ठीक नहीं। तारा लेके हम आइल बानी भूगोल यानी जियोग्राफी, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर बा भूगोल के, ठीक ना। नाम बा भारत, संसाधन एवं उपयोग। हम मुख्य रूप से भारत के संसाधन और ओकर उपयोग के बारे में हम पढ़म। इकाई 1 बा, ठीक ना। खंड क के अंतर्गत बा ही संसाधन का महत्व। सबसे पहले हम जानम के संसाधन के महत्व का बा, ठीक ना। अच्छा, संसाधन से तो परिचित होबा, संसाधन से परिचित बारा कि ना बारा? चलो ना बारा तो समझ लो। मानव के आवश्यकता के माने जो हमनी के आवश्यकता के पूर्ति जवन जवन चीज से होखल है वो सब संसाधन बा। अर्थात मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले जितने भी पदार्थ है वो सभी क्या है? संसाधन है। ओके, आओ एकरा के जनता नहीं हमनी के इसका महत्व देखिए। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बोल रहा है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तु का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन है। वही बात हुआ, जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है संसाधन है।
संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जिस चीज़ का आप उपयोग करते हैं वो भौतिक भी हो सकता है, भौतिक मतलब निर्जीव जिसमें कोई जान नहीं हो, और जैविक मतलब जिसमें जान हो। कर सकते हैं, करते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के में पीछे नहीं हटते हैं। बात समझ में गया? तो ये जो संसाधन बात हो रहा भौतिक और जैविक, भौतिक रूप से भी जैसे मान ला कि टेबल कुर्सी ये सब जो हो गए, तोहरा ये सब का हो गए भौतिक हो गए, पृथ्वी हो गए, ठीक ना, माटी हो गए, जल हो गए, खनिज हो गए, ये सब भौतिक पदार्थ बा। और पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सब तोहरा जौन बा ये सब का थी बा, ये सब हो गया तोर जैविक हो गए, ठीक ना। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। टेक्निक चाहिए, भौतिक है, जैविक है। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो आप इसको उपयोग लायक नहीं बना सकते हैं। जब आप उपयोग लायक नहीं बना सकते हैं तो आपका वो संसाधन नहीं है आपके लिए, क्योंकि जब आप उपयोग करिएगा तभी आपके लिए संसाधन है भैया, नहीं तो संसाधन नहीं है। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जो वह अरण्य होता है, अरण्य यानी जो चिड़ियाघर उड़ियाघर आप देखे होंगे, ठीक ना, या जितना भी आरक्षित जो वन होता है ये सब क्या है उसमें, और वनस्पति एवं जीव जंतु उपलब्ध थे। ठीक, जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पहले से विचरण कर रहे हैं। जलाशय में एवं सागरों में जलीय जीव, जलाशय, पोखर, नदी, तालाब, इस सब में जो रहने वाला जीव है ना, जो मछली है, मेढक है, कछुआ है, ठीक है। उसी तरह से नदी तालाब की अगर बात बोला जाए, नदी में बोला जाए तो मगरमच्छ होता है। इस तरह से है। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ के गर्भ में पड़ा हुआ था, और सदियों से, बहुत पहले से पेट्रोलियम, कोयला ये सब जो था पृथ्वी के अंदर गर्भ में था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक यानी ज्ञान का अभाव था। उस समय आदि मानव को ये सब बातों को पता, इस सब बातों के बारे में कोई पता नहीं था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते गया, इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। ज्ञान, मानव के ज्ञान अर्जन में वृद्धि हुआ, ज्ञान का अर्जन किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पार करके ज्ञानी मानव बन गया। अब तकनीक को पार करके मानव जो था वो ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन के सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया, और उस चीज को अपने उपयोग के लायक अच्छा से बना लिया। देखते हैं, लकड़ी है तो लकड़ी अगर है तो आपके पास अगर तकनीक नहीं है, टेक्निक नहीं है, तो क्या आप उसको अच्छा से सोने के लिए पलंग, महाराजा पलंग, सोफा, कुर्सी, टेबल, बेंच क्या बना सकते हैं? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? तकनीक चाहिए। तकनीक यानी ज्ञान, समझ गए लो। ज्ञानी मानव, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन के सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। जब मानव के द्वारा जनप्रिय तकनीक, जो लोगों का तकनीक होता है, लोगों में जब प्रिय हो जाता है, प्रचलित हो जाता है कि फलाना ये चीज़ अच्छा से बना लेता है, ठीक ना, तब क्या होगा? उसका तकनीक का प्रयोग होता है, तब सभ्यता विकसित होती है, तब सभ्यता विकसित होती है। और तब मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके, सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ओके, देखल कौनो कुछ बना दे तो कैसे हल्ला हो जाए, देखो एथी बना दिले, हई ऐप बना दिले, हाउ ऐप बना दिले, ठीक नो, तो अपने दिमाग से ही ना बना देता है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। अगर देखा जाए तो संसाधन का अर्थ जो है बहुत ही व्यापक है। व्यापक मतलब जटिल है, बड़ा है।
लेकिन यहाँ एक प्रसिद्ध भूगोलविद है जिनका नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये जिम्मरमैन जो है इनका कथन उल्लेखनीय है। ये कहे थे कि भैया अरे संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। अर्थात जब लोग उसका उपयोग करना शुरू कर देता है तब वो संसाधन होता है, और नहीं तो संसाधन नहीं है। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है, सेवा को भी संसाधन माना गया है। जैसे मान लीजिए कि हम टीचिंग कर रहे हैं तो ये भी हम भी क्या एक संसाधन ही है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धन अर्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उसके द्वारा किया गया कार्यकलाप भी एक प्रकार का संसाधन ही होता है। ओके, संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी आपका क्या है? संसाधन ही है। ओके, सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। अगर सबसे बड़ा संसाधन की बात कहा जाए तो मानव खुद सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि मानव नहीं रहता तो ये पृथ्वी का सभी चीज धरा का धरा ही रह जाता, कोई उसका उपयोग करने वाला ही नहीं रहता, तो उपयोग नहीं हुआ तो संसाधन नहीं हुआ। तो मानव सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि इसके पास ज्ञान यानी तकनीक है होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। अब जिम्मरमैन के कथन के अनुसार ये जो प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है, गिफ्ट है, ये बात को काट दिए जिम्मरमैन। वो कहे कि नहीं रे भैया, संसाधन होते नहीं है बे, संसाधन बनते हैं, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। ठीक ना? ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार कैसे नहीं है? उपहार है, उपहार है तबे तो आप उसको उपयोगी बना रहे हो ना। देखिए पर्यावरण, पर्यावरण ये देखिए, ये मानव, ये बीच में क्या है? मानव। ये पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, तकनीक और संस्थाएं, ये आपको ये जो दिया हुआ है आपको, इसका मतलब समझ रहे हैं? ये मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के साथ संबंध को दर्शा रहा है कि ये सब समझिए तीनों से क्या है, इसका गहरा संबंध है। ओके, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। बताइए, जिस देश में जितना ज्यादा संसाधन है वो देश उतना ही क्या है? विकसित है, डेवलप कंट्री वो है। अगर नहीं भी है ना तो सबसे बड़ा ये है, ये उसके पास है। जो नहीं भी है तो उसे भी वो क्या करेगा? वो मिट्टी को भी सोना बना देगा। सोना समझ रहे हैं? बात वो मत समझे कि मिट्टी के सोना कैसे बन जाता है, मतलब उस मिट्टी में फसल को उपजा करके सोना के भाव में बेच सकता है। समझे? संसाधन किसी भी देश का क्या होता है भैया? आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। संसाधन से जो राष्ट्र विपन्न नहीं है, सॉरी संपन्न नहीं है, विपन्न है। विपन्न मतलब संसाधन उसके पास नाम मात्रा का है, कम है, ठीक ना? तो वो इंटरनेशनल लेवल के जो दौर होता है उसमें वो पीछे रह जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन धन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, गरीब है, लेकिन भैया रे जापान के भी टेक्निक है, तरीका है, पढ़ल लिखल लोग है, तो वो क्या करता है? जौन होती ओकरे के उस संसाधन में ऐसा कन्वर्ट कर देगा कि उससे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमा करके। अब जापान क्या है भाई? जापान विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, और बताइए उसके पास संसाधन विपन्न है, संसाधन नहीं है, किंतु इसके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश में उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अर्थात जो भी उसके पास है ना, उसका उस सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग नहीं कर रहा है, उसे अच्छे कामों में लगा रहा है, क्योंकि उसके पास भेजा है। समझें?
भगवान ने भेजा है, भेजा में भेजा भेजा है, भेजा में भेजा नहीं भेजा है वहाँ के लोगों में जहाँ संसाधन होते हुए भी गरीब है। तो यहाँ के जहाँ के लोगों के पास जैसे 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 नहीं कहेंगे, विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की बहुत भूमिका होती है। भौतिक और जैविक संसाधन है, अमानवीय संसाधन अगर नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे चित्र संख्या 1.1 में क्या किया गया है, दिखाया गया है, जिससे समझ सकते हैं आप। यही चित्र है, ठीक ना। ये समझे मानव के पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं से किस प्रकार से इसका संबंध है। आगे देखेंगे अब इस संसाधन का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर दिया गया है। तो संसाधनों का आप जानेंगे कि वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो देखिए संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। 3 आधार यहाँ पे दिया है। इस 3 आधार के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। पहला आधार यह है, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति हुआ है, अपने से जन्म लिया है, उस आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, एगो जैविक और एगो अजैविक, जिसे जैव और अजैव आप बोल सकते हैं। याद हो गया। उत्पत्ति के दृष्टि से संसाधन कितने प्रकार के, तो उत्पत्ति के दृष्टि से संसाधन 2 प्रकार के, एक जैव और एक अजैव, एक जैव और एक अजैव, जिसे जैविक या अजैविक भी आप बोल सकते हैं। क्या चीज के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अब आइए जैव और अजैव क्या होता है, इसे हम जस्ट आगे क्लियर करने चल रहे हैं, ठीक ना। ऐसे समझिए, जैव मतलब जिसमें जान हो, अजैव मतलब जिसमें जान नहीं हो, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है। आप जो उपयोग संसाधन का करते हैं उस आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में रखा गया है, एगो न्यूएबल, एगो अनन्यूएबल, यानी एगो नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर मैंने मालिकाना हक के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 2 जैविक और अजैविक, उपयोगिता के आधार पर 2 नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सार्वजनिक, देशी और विदेशी, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद विकास के स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित, अर्थात संसाधन को 4 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर 4 व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, और विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित इकट्ठा, ठीक ना। अब दिए गए चार्ट की मदद से संसाधनों को समझा जा सकता है। देखिए ये चार्ट है, जो अभी बताएं वही ये चार्ट है, ठीक ना। देखिए संसाधन, समजोड़ साधन प्राकृतिक होता है और मानवीय होता है। प्राकृतिक में नवीकरणीय है और नवीकरणीय है। मानवीय में संरचनाएं एवं संस्था है, मात्रा एवं गुणवत्ता है। फिर नवीकरणीय जो है ये 2 भागों में बांटा गया है, एक सतत अथवा प्रवाह और एक होता है जैव। अब फिर जैव भी 2 प्रकार के हो गया, एक प्राकृतिक वनस्पति और एक वन्य जीव, ठीक। और अनवीकरणीय भी आपका 2 प्रकार के हो गया, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय। धातु को चक्रीय कर सकते हैं, जीवाश्म और ईंधन को चक्रीय नहीं कर सकते, एक बार खत्म तो खत्म। तो इस आधार पर, ठीक ना। अब आइए हम लोग इसके बारे में अच्छा से अब जानने का कोशिश करते हैं। साधनों के प्रकार अभी बताए हैं,
उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। अर्थात वैसा संसाधन जिसमें सजीव का लक्षण मौजूद होता है वो आपका हो जाएगा जैविक संसाधन। जैसे मनुष्य के पास जान है कि नहीं है, तो जैविक संसाधन। वनस्पति पेड़ पौधे जितने भी हैं, क्या उसमें जान है कि नहीं? मत्स्य मछली, जितने भी मछली, रोहू, कतला, गरई, टेंगरा, पोठिया, ये सब क्या है? जैविक संसाधन है। पशुधन गाय, भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सब कैसा संसाधन है? जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। सजीव वस्तुओं के समूह को जैव और निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे चट्टान है, चट्टान जो होता है पत्थर का चट्टान जान होता है क्या? नहीं, अजैव संसाधन है। अब संसाधन है कि नहीं है ना भाई? तोड़ करके लाता है लोग, रोड बनता है, टाइल्स बनता है, घर में लगता है, संसाधन ना हुआ। धातु संसाधन है ना? धातु में जान है क्या? लोहा टीना में जान है। हाँ, तो लोहा टीना में लगे मारते तो टन टन करके रोता है। खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, सब जान है नहीं? तो ये सब अजैव संसाधन है। ओके, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने वर्ग? 2, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन, देखिए नवीकरणीय मतलब नया हो जाए, फिर से आ जाए। अनवीकरणीय मतलब एक बार उपयोग कर लिए ना तो दोबारा उपयोग के लायक को नहीं रहेगा। आइए इसे डिटेल से जानते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, या भौतिक विधि से प्राप्त कीजिए, या रासायनिक विधि से कीजिए, या यांत्रिक विधि से कीजिए। यांत्रिक वही मशीन के माध्यम से बनाइए, या उसको रिएक्शन करा करके बनाइए, या भौतिक विधि से इस तरह से उपलब्ध हो जाए। ठीक, जैसे सौर ऊर्जा। क्या बताइए, सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा क्या? अरे भैया, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का ऊर्जा, सूर्य का धूप खत्म होगा, और सूर्य के जब धूपे खत्म हो जाएगा तब फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, जीव जंतु थोड़ी रहेगा, मर जाएगा। पवन ऊर्जा मतलब हवा, ये कैसे संसाधन है? नवीकरणीय भाई, आई खत्म थोड़ी होगा, खत्म होगा तो हम लोग खत्म हो जाएगा। जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, ये सब जो है आपका नवीकरणीय है। एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग के लायक ये सब बन जाता है। अब बताइए, चापाकल है, गए 1 लोटा पानी भर के लाए तो खत्म, चापाकल में का पानी खत्म, अब फिर ना मिलेगा, फिर जाइए, फिर दबिए, फिर लाइए, है ना? ये नवीकरणीय है। जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। और नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पुनः पूरा होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। एक बार खत्म हो जाएगा तो इतना जल्दी बनने वाला नहीं है, इसमें लाखों वर्ष लग जाता है। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय होते हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन है। ये जीवाश्म मतलब इसमें जीवों का अंश होता है। जैसे पेट्रोलियम कैसे बनता है, किस तरह समुद्र में क्या होता है, बड़े बड़े जो जीव होते हैं, वनस्पतियाँ होती है, सब मर जाता है, उसके बाद बालू का रेत ऊपर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन से क्या होता है, संपर्क टूट जाता है, सरगल करके पेट्रोलियम के रूप में होता है। पेट्रोलियम को निकाला जाता है और उस पेट्रोलियम को परिष्कृत करके पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, अलकतरा, ये सब बनता है, समझे? तो ये जीवाश्म ईंधन है। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन। कोयला, लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे दब गए, जीव जंतु दब गए, ऑक्सीजन से उस सबको कोई भेंट नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद वो काला पत्थर यानी कोयला के रूप में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो क्या है? जीवाश्म ईंधन है। वो खान को खोद करके निकाल कर जला दीजिएगा, फिर कोयला आ जाएगा क्या? उससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा। अर्थात ये अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर 4 गो है। व्यक्तिगत संसाधन मतलब पर्सनल संसाधन,
ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। निजी मतलब अपना, हम्मर बा तो हम्मर बा, ठीक ना। बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। अब बताइए, निजी स्वामित्व के चलते तब मार हो जाता है। एक बीता जमीन ला, एक धुर जमीन ला कि ये मेरा है, ये निजी है, मेरा है, वो कहेगा ये मेरा है तो मेरा 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 हो जाता है, ठीक ना। जितना भी मार काट युद्ध हुआ ये सब किस लिए हुआ भैया? ये सब हुआ आपका संसाधन को हासिल करने के लिए हुआ। ये है सामुदायिक। सुन लो बस, सामुदायिक भवन मतलब वो कोनो खास आदमी के नहीं बा। सामुदायिक बा माने सब लोग जाके उनमें उठ बैठ सकता, सबनी के बारात तिलक टिक सकता है ना। अरे होला नु हो पंचायत में सामुदायिक भवन, ठीक ना। तो सामुदायिक मतलब कि सब होना के हक हमरो बा। नहीं कहल रोडवा पर तू रोडवा छेक चाहे तेरा बाप के हो रोड, नहीं तोरे बाप के, सबके है, मतलब सामुदायिक है, समझे। फील्ड, फील्ड देखे, फील्ड ग्राउंड, ओहो में कहले कि तू काय खेलबे, हम काय नहीं खेलम, तोरे हो, मतलब कि वो में सबके है, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के सभी लिए सुलभ होता है। गांवों में चारण भूमि मतलब भैंसी गाय चरावे वाला, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। लेकिन हई देख कितना सुंदर बा, हई देखे तरह हई एक नाम बा मंदिर। मन जब तो अंदर चल जाई तो हो जाई मंदिर। आई मंदिर के सामुदायिक में यहाँ रखल बानू, लेकिन राजनीति में पढ़वा तो ये में भेदभाव होखले कि तू अछूत है, तू मंदिर में नहीं प्रवेश करेगा, ये वो तरह तरह के प्रवेश करेगा तो गंगा जल से धोआ जाएगा। तो लेकिन एकरा के हमनी के पढ़ेला देले बा कि सामुदायिक बा, लेकिन ओकरा में राजनीति में जाके देखी ले तो दूसरे बा। सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन, सार्वजनिक पार्क को ले सब कोई जाके टहल वहल सकता, घूम सकता, योगा उगा कर सकता। पिकनिक स्थल, सब कोई जाके अपना पिकनिक मना सकता। खेल के मैदान, सब कोई खेल सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार एवं गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। इस पर किसी के मालिकाना हक नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। ये जो स्वामित्व के आधार पर 4 वर्गों में था, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो 2 क्लियर कर दिए हैं, व्यक्तिगत और सामुदायिक। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं। तब तक ले इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय।